हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका अपना सीए। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा जो टॉपिक ही रहेगा वो है हाउ टू सेव टैक्स एज पर इनकम टैक्स लॉ। फ्रेंड्स, लॉ में बंचेज ऑफ सेक्शंस हैं जिसके थ्रू आप इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन देखा ऐसा गया है कि हमारे जो टैक्स पेयर हैं वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और दे एंडेड अप पेइंग मोर टैक्सेस। सो आज का जो वीडियो है वो इसी पर है कि हम लीगली टैक्स सेव कैसे करें। तो अगर आप भी अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स लॉ में बंचेज ऑफ सेक्शन है जिसके थ्रू आप टैक्स सेव कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मेनली सेक्शन 80C के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, 80C में बेसिकली दो तरह के डिडक्शन हमको मिलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन होता है और एक स्पेंडिंग बेस्ड डिडक्शन रहता है। तो हमारा जो आज का फोकस रहेगा वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन पे रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन जो है वो हमको वेल्थ भी क्रिएट करके देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन हमारे दो पर्पस सॉल्व करते हैं, एक हमको लॉन्ग रन में वेल्थ भी क्रिएट करके देते हैं और साथ के साथ में हमको टैक्स भी सेव करके देते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको स्पेंडिंग बेस्ड डिडक्शन के बारे में भी बता दूंगा जिससे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरी मिले। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80C के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो उसमें जो हमारा सबसे टॉप और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन में वो है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड जो सेविंग स्कीम है वो बेसिकली एक म्यूचुअल फंड होता है। ये म्यूचुअल फंड ही है जिसको ELSS का नाम दिया गया है और लॉन्ग टर्म के अंदर हमको ये आराम से 10 से 15% के बीच के अंदर रिटर्न डिक्लेयर करके 10 से 15% के बीच का रिटर्न निकाल के दे देता है। जो ELSS स्कीम के अंदर जो म्यूचुअल फंड हमको सेलेक्ट करने हैं वो आप फ्रेंड्स सेलेक्ट करते टाइम ध्यान रखिएगा कि वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो और उन्होंने मिनिमम 65% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया हो। वैसे तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड की साइट के ऊपर जाएंगे तो आपको वो ELSS का एक सेक्शन ही अलग से दे देते हैं जहाँ पे आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करा है नहीं करा है, क्योंकि वो स्कीम इस तरीके से डिजाइन करी हुई है कि वो इनकम टैक्स पर्पस के डिडक्शंस के हिसाब से हो। तो उन्होंने ऑलरेडी जो इनकम टैक्स गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया हुआ रहता है। इसके अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं तो आपको दो तरह के ऑप्शन रहते हैं, एक ग्रोथ ऑप्शन और एक डिविडेंड ऑप्शन। सेम वे जब आप ELSS म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे तो भी आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, ग्रोथ ऑप्शन भी रहेगा, डिविडेंड ऑप्शन रहेगा। वो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है वो है लॉक इन पीरियड। एक बार अगर आप 80C के डिडक्शन के लिए ELSS में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो इसमें जो लॉक इन पीरियड रहेगा वो 3 इयर्स का रहेगा। 3 साल तक आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना पैसा 3 साल से पहले विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस केस के अंदर फिर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा जो कि आपको पहले डिडक्शन मिल गया था। दूसरा, अभी आप 3 साल के बाद अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको जो रिटर्न जनरेट हुआ उस रिटर्न टैक्सेबल होगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वो रिटर्न टैक्सेबल होगा एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर वो रिटर्न जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर आपका रिटर्न 1 लाख रुपए से कम है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो टिकट साइज है आपको ELSS में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो 500 रुपीज़ या 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम एज सच कोई लिमिट नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ELSS जो है वो म्यूचुअल फंड है और उससे आपको 10 से 15% रिटर्न निकल के आ जाता है लॉन्ग रन में। वो रिटर्न निकलने का ही सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले बेसिकली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। और इसके अंदर जो रिटर्न है वो रिटर्न भी जो है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लॉन्ग रन में अगर मार्केट ने अच्छा किया तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसमें कैपिटल इरोजन का भी रिस्क रहता है। तो इसलिए ELSS में इन्वेस्ट करने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स ढंग से पढ़ लें कि उन्होंने किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये तो था ELSS के बारे में।
दूसरा जो हमारा इसमें आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आज की तारीख में लोग प्रेफर करते हैं, मोस्टली यंगर जनरेशन तो आज के टाइम में पीपीएफ का प्रेफर नहीं करती है, लेकिन जो हमारे मिडिल एज है और जो ओल्ड एज पीपल है जो है वो पीपीएफ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पीपीएफ को प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और इसके अंदर सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों ही तरह के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के डेट में एचयूएफ और एनआरआईज के लिए ये पीपीएफ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस एरिया है पीपीएफ का, जिसके लिए पीपीएफ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं चर्चित है हमारे इंडिया के अंदर, वो ये कि जो इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्निंग होती है वो टैक्स फ्री होती है। जैसा कि हमने पहले देखा, ईएलएसएस के अंदर जो हमको रिटर्न जनरेट होकर होगा वो टैक्स फ्री नहीं है। वो अगर 1 लाख रुपए से ऊपर है तो वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर जो भी पीपीएफ में जो भी रिटर्न जनरेट होएगा, जो भी इंटरेस्ट जनरेट होएगा वो टैक्स फ्री है। करंटली जो इंटरेस्ट रेट चल रही है पीपीएफ पे वो 7.1% चल रही है और ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली चेंज होती है। लेकिन जो यहाँ पे खास देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड है वो 15 ईयर्स का है। जैसा कि अगर आपने एक बार पैसा डाल दिया पीपीएफ में तो 15 साल के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा। पार्शियल विड्रॉल अलाउ है 7 साल के बाद, कुछ कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ जो इसमें पीपीएफ को बहुत खास बना देती है वो ये कि पैसा तो उसने आपको 15 साल के लिए ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगर आपको इंटरमीडिएट पीरियड में पैसे की ज़रूरत है तो आप बैंक में अपने पीपीएफ के अगेंस्ट जाके बैंक से पीपीएफ के अगेंस्ट जाके लोन ले सकते हैं। पीपीएफ के अंदर भी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मिनिमम टिकट साइज है 500 रुपीज़ है और 500 रुपीज़ से आप अपना पीपीएफ स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है पीपीएफ के अंदर कि यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन है, बिकॉज इट इज़ ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट नहीं है, तो इसके अंदर जितना भी आपने पैसा डाला है वो पूरा का पूरा सेफ रहेगा, इसमें कोई कैपिटल इरोजन का खतरा नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में स्टार्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था जनरल पब्लिक के लिए। एनपीएस का जो मेन उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था लोगों को पेंशन देना रिटायरमेंट के बाद। तो एनपीएस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी रिटायरमेंट किटी क्रिएट करना चाहते हैं और रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म के अंदर, और रिटायरमेंट के बाद अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 2004 के अंदर ये स्टार्ट किया गया था, तो 2004 से लेके अभी 2021 चल रहा है। 2021 तक अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में एनपीएस से आराम से 8 to 12% एनुअलाइज रिटर्न आया है, क्योंकि ये भी मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। और इसके अंदर बेसिकली एनपीएस का जो आर्किटेक्चर है उसमें बेसिकली 2 तरह के अकाउंट ओपन होते हैं। एनपीएस के अंदर एक टियर 1 अकाउंट होता है, टियर 2 अकाउंट होता है। आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट अगर आप एनपीएस टियर 1 अकाउंट में करेंगे तो ही मिलेगा। एनपीएस टियर 2 अकाउंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका कोई डिडक्शन नहीं है इनकम टैक्स लॉ में। और टियर 2 जो अकाउंट है वो अकाउंट भी ऑप्शनली है। अब बात करते हैं इसके अंदर से विड्रॉल की। विड्रॉल के ऊपर पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन है। क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ साथ रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। रिटायरमेंट के बाद ही इससे आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। करंटली इंडिया के अंदर जो रिटायरमेंट एज मानी गई है वो 60 ईयर्स मानी गई है। तो रिटायरमेंट से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो बिजनेस क्लास हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो पैसा आप इसके अंदर डालेंगे वो आप 60 ईयर्स के बाद निकाल सकते हैं। पैसा जो आप निकालेंगे वो 60% लमसम अगर आप निकालते हैं 60 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। और बैलेंस जो 40% है उसकी आपको इंश्योरेंस कंपनीज से, एनपीएस के अंदर कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के आपको ऑप्शन देंगे। उन इंश्योरेंस कंपनीज से आपको एन्युटी परचेज करनी है और उस एन्युटी के ऊपर आपको पेंशन आएगी। अगर आप एनपीएस के ऊपर डिटेल्ड में वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम इसके अंदर आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको बताएंगे एनपीएस क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, कैसे आप अपना रिटायरमेंट किटी क्रिएट कर सकते हैं और एग्जिट के टाइम पे आपको क्या क्या करना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, सिंस एनपीएस का जो मेन उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट किटी क्रिएट करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी सोशल सिक्योरिटी है वो बहुत लोअर लेवल पे है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रमोट करने के लिए एक एडिशनल डिडक्शन भी दिया हुआ है जो कि सेक्शन 80C के बाहर रखा हुआ है कि अगर आप एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो एडिशनल 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा जो कि 80C से बाहर रहेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसको मेरे को लगता है हर एक टैक्स पेयर को यूटिलाइज करना चाहिए और एडिशनल 50,000 रुपीज़ एनपीएस में डालने चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चालू किया था। उसके अंदर उन्होंने एक सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट करी। इस योजना के अंदर
टैक्स पेयर अगर उनकी गर्ल चाइल्ड है और वो 10 साल से कम उम्र की है या 10 साल तक है, तो वो अपना एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर या किसी भी कमर्शियल बैंक के अंदर। वहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज रहता है वो 250 रुपीज़ रहता है। इसके अंदर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप जो पैसा सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा कराते हैं वो आप जब तक कि आपकी बिटिया 21 साल की नहीं हो जाती है या उसकी शादी, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या तो आपकी बिटिया 21 साल की हो जाए या उसकी शादी पहले हो जाए, 21 साल से पहले हो जाए, दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाए तभी आप इससे पैसा निकाल पाएंगे। इसमें से जो भी पैसा निकालेंगे वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कंपोनेंट। लेकिन सिंस इंडिया के अंदर आज जो बेसिकली मैरिज की डेट है, मेरी मैरिज की जो उम्र है वो 21 से ज़्यादा हो गई है, तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि 21 साल पे ही आप इससे पैसा निकाल पाएंगे। इसके लिए भी आपको डिडक्शन सेक्शन 80C में मिल जाता है। और सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो अकाउंट है वो आप सिर्फ अपनी 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन कर सकते हैं। अगर किसी की 3 गर्ल चाइल्ड है तो एनी 2 के लिए वो इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट चल रही है सुकन्या समृद्धि योजना पे वो 7.6% चल रही है, जो कि बहुत हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट स्कीम्स और अदर फिक्स्ड डिपॉजिट। और यहाँ पे जो ब्याज की दर है वो भी गवर्नमेंट जो है वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर डिसाइड करती है। उसके बाद जो जैसा कि मैंने बताया पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं 18 साल की उम्र के बाद, या तो मैरिज के लिए या हायर एजुकेशन के लिए गर्ल चाइल्ड की। उसके बाद जो एक और बहुत चर्चित जो इंस्ट्रूमेंट है जो आज की तारीख में हमारे टैक्स पेयर यूज़ करते हैं वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो है उसके अंदर भी एक इंटरेस्ट हमको मिलता है। ये भी फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि हमारे टैक्स पेयर के पास रहता है। बहुत से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स आप कह लें या जो हमारे नियर टू रिटायरमेंट लोग हैं वो इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी HUF और NRI इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। करंट रेट जो चल रही है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट वो चल रही है 6.8%। लॉक इन पीरियड है, यहाँ पे भी 5 साल का लॉक इन पीरियड है। एक बार आपने NSC के अंदर पैसा लगा दिया 5 साल तक आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको टैक्स आएगा। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है NSC के अंदर कि NSC का जो ब्याज होता है वो टैक्सेबल होता है। NSC के जो ऊपर जो इंटरेस्ट अर्निंग होती है वो टैक्सेबल होती है, वो टैक्स फ्री नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1000 रुपीज़ का रहता है। प्रीमैच्योर विड्रॉल नॉर्मली अलाउ नहीं करते हैं एक्सेप्ट डेथ के केस में आपका कोई कोर्ट ऑर्डर हो। अब आते हैं टैक्स सेविंग FD। ये वो लोग यूज़ करते हैं टैक्स सेविंग FD जो अपना इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं और आखिरी मोमेंट के ऊपर जागते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, तो उनको और कुछ ऑप्शन दिखता नहीं है और वो टैक्स सेवर FD के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। टैक्स सेवर FD जो है वो मोस्टली हर बैंक के पास अवेलेबल है, हर बैंक इसका ऑप्शन आपको देता है। इसमें भी जो लॉक इन पीरियड रहता है वो 5 साल का रहता है। एक बार आपने पैसा डाल दिया 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। प्री मैच्योर विड्रॉल आप कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करेंगे तो प्री मैच्योर विड्रॉल के ऊपर आपको टैक्स आ जाएगा, जो कि टैक्स का आपको पहले डिडक्शन मिल चुका था। इसके ऊपर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्निंग होती है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्निंग का कोई छूट नहीं है। इसके अंदर जो आपको रिटर्न जनरेट होता है वो मोस्टली 5.5 to 7% रिटर्न जनरेट होता है डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, किस बैंक के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपना। और इसके अंदर आपको रेकरिंग डिपॉजिट की जैसे आप मंथली आप नहीं डाल सकते हैं, इसके अंदर आपको लमसम अमाउंट ही डालना पड़ेगा। तो ये तो थे इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑप्शंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मैंने इनको रैंक कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू आर व्यूज़ की कौन सबसे बेस्ट है और कौन सबसे कम बेस्ट है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अकॉर्डिंग टू अस ELSS जो है वो सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि इसमें रिटर्न भी जनरेट होता है, वेल्थ भी जनरेट होती है, साथ के साथ डिडक्शन भी मिलते हैं। NPS अगर आप अपना रिटायरमेंट किटी क्रिएट करना चाहते हैं, 10 से 12% रिटर्न चाहते हैं, आप NPS में डाल सकते हैं। PPF के अंदर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है लेकिन लॉक इन पीरियड 15 साल का है। NSC में अगेन लॉक इन पीरियड 5 साल का है। और FD के अंदर रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत सबसे कम है, तो हम लोग FD टैक्स और FD को जनरली अवॉइड करते हैं। इसके अंदर एक मिस्टेक मेरे को दिख रही है, NSC के अंदर टैक्स ऑन रिटर्न में लिखा हुआ है कि टैक्स नहीं है। ये NSC के ऊपर जो भी आपकी इंटरेस्ट अर्निंग होती है वो टैक्सेबल होती है, वो टैक्स फ्री नहीं होती है। इस मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो हमारे व्यू के अंदर जैसे हमने बोला कि ELSS जो है आपके ड्यूअल पर्पस सॉल्व कर देते हैं, रिटर्न्स भी बहुत हायर है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और टैक्स फ्री भी है। और सबसे बड़ी खास बात, अगर आपका जो रिटर्न जनरेट होता है वो भी पार्शियली टैक्स फ्री हो जाता है अगर वो 1 लाख के नीचे है। तो अगर 1 लाख के ऊपर है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा जो कि 20% रहता है। और अगर आप अपना रिटायरमेंट किटी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप NPS को ऑप्ट कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में मैं आपको स्पेंडिंग बेस्ड भी बताऊंगा। तो मैं भी आपको स्पेंडिंग बेस्ड डिडक्शन जो सेक्शन 80C में मिलते हैं वो भी बता देता हूँ। तो सेक्शन 80C में जो डिडक्शन बेस मिलते हैं वो मिलते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका प्रीमियम का अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप उसका डिडक्शन भी सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप के बच्चे हैं और वो स्कूल गोइंग किड्स हैं तो उनकी ट्यूशन फीस है, तो उनकी ट्यूशन फीस का भी आप डिडक्शन सेक्शन 80C में ले सकते हैं। ओनली 2 चाइल्ड का आपको डिडक्शन इसमें मिलेगा। उसके अलावा अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसका अगर आपने रिपेमेंट किया है ड्यूरिंग द ईयर तो आप उसका भी डिडक्शन सेक्शन 80C में ले सकते हैं। साथ ही आपने अगर कोई घर परचेज किया है और घर परचेज करते टाइम आपने कोई स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी पे किया है तो आप उसका भी डिडक्शन सेक्शन 80C के अंदर ले सकते हैं। तो ये सब तो हमने बात कर ली आपने कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन कौन कौन से होंगे और स्पेंडिंग बेस्ड डिडक्शन कौन कौन से होंगे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे खास बात है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग तो कर देंगे लेकिन हमको मिलेगा कितना डिडक्शन। तो सेक्शन 80C की जो आज की तारीख में लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। डेट मीन्स कि अगर आपने ELSS हो गया, PPF हो गया, NSC हो गया, किसी के अंदर भी 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए आपका जो है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा करा तो भी आपको 1.5 लाख ही मिलेगा। सपोज करिए आपने ELSS के अंदर 1,80,000 इन्वेस्ट किया ड्यूरिंग द ईयर तो आपको डिडक्शन जो मिलेगा वो 1,50,000 रुपीज़ का ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो है NPS। मैंने जैसा NPS जब मैं डिस्कस कर रहा था मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ने NPS को प्रमोट करने के लिए एडिशनल 50,000 का डिडक्शन दिया हुआ है जो कि 80C से बाहर रखा हुआ है। तो अगर आप NPS में 50,000 रुपीज़ डालते हैं तो आपको उसका एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। तो सपोज करिए ELSS में आपने 1,50,000 डाला और NPS में 50,000 डाला तो आप 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन ले सकते हैं। और सपोज करिए आप NPS में ही 2 लाख रुपीज़ डालना चाहते हैं पूरा का पूरा तो NPS में भी 2 लाख रुपीज़ डाल के आप पूरा का पूरा 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन आएगा और एडिशनल डिडक्शन जो 50,000 का आएगा उसका एक अलग सेक्शन है, वो सेक्शन नंबर है 80 CCD 1B, उसके अंदर आप जाके वो 50,000 का रुपीज़ का डिडक्शन ले सकते हैं। तो टोटल डिडक्शन जो आप ले सकते हैं बाय मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी वेल्थ भी क्रिएट करेगा पर ईयर, वो आज की तारीख में आप 2 लाख रुपए का ले सकते हैं। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर है तो आप फ्रेंड्स बिलीव करिए 30% टैक्स ब्रैकेट में जो टैक्स पेयर है 2 लाख रुपीज़ का अगर वो इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसको 60,000 रुपीज़ की इफेक्टिवली वो टैक्स सेव कर लेगा। और 60,000 एक अच्छा खासा अमाउंट होता है टैक्स सेव करना लीगली विद इन 60,000 वो टैक्स सेव कर लेगा लीगली विद इन इनकम टैक्स लॉ। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।